ये सारा पॉइंट उसमें कवर होगा। इसी के बेसिस पे हम लोग को इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जिस सेल्स लेवल पे नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां पर प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा उसको बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। ये कब सिचुएशन आएगा, जब आपका कंट्रीब्यूशन, व्हेन कंट्रीब्यूशन जो है इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, जब कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा तरह से हम लोग समझे थे कि सेल्स, टोटल सेल्स जब इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट हो जाएगा तो भी ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे कैसे, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम इस एग्जांपल से अभी समझे थे, इस एग्जांपल से ही हम लोग समझेंगे हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। हमको ये मालूम है इस एग्जांपल में, देखिए इस एग्जांपल में आपके पास ये जरूर दिया हुआ है कि आपका जितना फिक्स्ड कॉस्ट होगा उतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी ना हमारा ब्रेक इवन सेल्स होगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको मालूम होगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको मालूम है और उसके बेसिस पे आपको निकालना है ब्रेक इवन सेल्स। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है, कि हम तो अभी लिख दिए थे कि 3000 यूनिट सेल कर रहे थे तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स आ रहा था, लेकिन ये 3000 यूनिट निकला कैसे, ये समझना है। सेलिंग प्राइस 20 रुपया है एक यूनिट का, माइनस कर दिए वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया हमारा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 रुपया। एक यूनिट को सेल करेंगे तो 10 रुपया कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा हमारा, एक यूनिट को बेचेंगे तो, ठीक है। और हमको इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए कि वो फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल में हो जाए। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारा 30,000, ठीक है। हमको कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 30,000 चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 30,000 है, तभी ब्रेक इवन सेल्स होगा ना। एक यूनिट को सेल करते हैं तो 10 रुपया कंट्रीब्यूशन बनता है, तो कितना यूनिट सेल कर दें कि 30,000 कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। हमको क्या निकालना है, सेल्स यूनिट्स at which contribution equals to fixed cost, ठीक है, इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। हमको मालूम है कि अगर मान लीजिए कि हम लेट कर देते हैं, लेट एक्स नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, हमने एक्स नंबर ऑफ यूनिट बेचा, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है 10 रुपया, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। जो 10x है वो किसके इक्वल में होगा, 30,000 के इक्वल में होगा, ठीक है। यानी टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा जो निकला इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, तभी ना ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। ये हमने 10x एज्यूम किया है, ये 30,000 है, तो x इक्वल टू कितना 30,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका क्या निकल गया 3000 यूनिट, ठीक है। कि 3000 यूनिट अगर हम बेचेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा और उस पॉइंट पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस यानी ब्रेक इवन सेल्स होगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, बुक में फॉर्मूला मिलेगा आपको बहुत जगह। ये 30,000 यानी फिक्स्ड कॉस्ट और ये 10 रुपया क्या है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है ना। ये 10 रुपया क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो यानी ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला आपका बन गया, ब्रेक इवन सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। इससे आपका आंसर जो है ना वो क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि हम पर यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए आंसर भी यूनिट में निकलेगा, ठीक है, रुपीज में नहीं निकलेगा आंसर। अब 3000 यूनिट हम बेचेंगे तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। ये समझ में आ गया, वर्किंग कैसे होगा ये भी समझ में आ गया, ठीक है।
कि 10 रुपया अगर एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है और हमने एज्यूम कर लिया कि अगर हम मान लो सपोज x यूनिट बेचते हैं पूरे साल में, तो इसका मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 10x होगा, जो कि 30,000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया, या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए जैसे आपको इजी लगता है। ठीक है, एक ही बात है। तो ये इस तरह से निकल गया। अब रुपये में 3000 यूनिट बेचे, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना था, 20 रुपया था इस एग्जाम्पल में, है ना, 20 रुपया, यानी 3000 यूनिट का सेल वैल्यू कितना होगा, 60,000 होगा। 3000 यूनिट का सेल वैल्यू 60,000 होगा। ठीक है, तो 60,000 रुपया का अगर हम सेल करेंगे रुपये में, तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई 3000 यूनिट जो निकला उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो आपका टोटल सेल वैल्यू 60,000 आ गया, है ना। 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपया। अब इसी को आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको यहां पर इस तरह से लिख देते हैं। हमारा ये निकल रहा था ये x। अगर मान लो आंसर हमको डायरेक्ट रुपये में ही चाहिए, हमको नहीं चाहिए क्वांटिटी में, हमको चाहिए रुपये में आंसर, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट में आएगा आंसर है, और इसी के बगल में इसको हम यहां लिख दें सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो रुपये में आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट आ जाएगा ना रुपये में, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी मिल जाएगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दिए तो रुपये हो गया, आंसर रुपये में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम इस तरह से ना लिखकर इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, माने हम लोग को बुक में या हम लोग जो है फॉर्मूला वाइज, चूंकि इस क्वेश्चन में चैप्टर में फॉर्मूला बहुत सारा है जो हम लोग यूज करते हैं, तो ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको रुपये में निकालना है तो आप कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिए, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब इसको देखिएगा, हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं सेलिंग प्राइस से, और इसको क्या बोलते हैं, इसको पीवी रेशियो बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन को जब सेलिंग प्राइस से डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो निकलता है, पिछले क्लास में पढ़े थे ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो पीवी रेशियो आ गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ब्रेक इवन सेल्स का दूसरा फॉर्मूला बन गया फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर इससे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, आंसर रुपये में आएगा। ठीक है, तो बुक में आपको ना डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रहता है, बेसिकली फॉर्मूला इस तरह से बना है ये। ठीक है, रिलेशन आपका इस तरह से बना है फॉर्मूला, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रहता है बुक में। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला लगा के ही बनाएं, हम नॉर्मल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बनाएं कि एक्स एज्यूम कर लिए तो 10x हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला जो लिख रहे हैं इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हमने आपको सिंपल बताया कि x यूनिट मान लेते हैं कि x यूनिट बेचा तो टोटल कंट्रीब्यूशन 10x, जिसको 30,000 के बराबर करना है हमको, यानी कितना यूनिट बेच दें कि 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो ऊपर से लिखे पहला लाइन से, ये हमारा आज का
हो गया? अलग अलग लिखना है, ऐसा नहीं कि पहले तुम मिक्स करके इसको पहले लिखना, फॉर्मूला ये एक जगह लिखना। हो गया? लिख लिए? समझ में आ गया बात? अब आइए फिर से, अब ब्रेक इवन सेल्स हमारा इसी तरह निकलेगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है? जो फिक्स कॉस्ट दिया है उसके बराबर हमको कंट्रीब्यूशन कर देना है, ठीक है? तो यहां पर देखिए हमने लिखा 2-3 जगह सेम टाइप का स्टेटमेंट लिखा है। एक लिखा है सेल्स लेवल वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल्स लेवल जब कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है? से कंट्रीब्यूशन जब फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। हम अगर ये लिखेंगे ना स्टेटमेंट कि वेयर फिक्स्ड कॉस्ट, ये लिखिएगा मत आप, इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, ये स्टेटमेंट लिखना नहीं आपको, ठीक है? ये जो हम लिख रहे हैं ये स्टेटमेंट, और ऊपर जो लिखे थे हम लोग कि वेयर कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, ये दोनों में कोई डिफरेंस है? ध्यान से देखिए तब डिफरेंस नजर आएगा। ये दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? दोनों स्टेटमेंट आपको सेम लगता है कि अलग अलग है? सेम है। तुम लोग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो।
मैथमेटिकली सही है कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट लिखे, ठीक है, 10,000 मान लो 30,000, दोनों 30,000 ही है, होना चाहिए। लेकिन लॉजिकली देखिएगा तो नीचे वाला स्टेटमेंट सही है, ऊपर वाला गलत है। हमको फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं इक्वल करना है, कंट्रीब्यूशन को, फिक्स्ड कॉस्ट को इक्वल नहीं करना है इसके बराबर, कंट्रीब्यूशन को एक फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर करना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन को फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर करेंगे हम। क्यों करेंगे ऐसा? इसलिए क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कांस्टेंट होता है, हमको पहले से मालूम होता है कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना फिक्स्ड कॉस्ट जानता है, उसको वो एस्टिमेट कर लेता है पहले ही कि मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पूरे साल का ये है या पर मंथ का ये है। लेकिन कंट्रीब्यूशन वो कैसे एस्टिमेट करेगा? कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करेगा वो डिपेंड करता है कितना यूनिट वो सेल कर पाएगा, ठीक है। तो वो टोटल में तो इसी को ना मान के चलेगा पहले से कि हाँ मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है, ये हमने टोटल करके रखा हुआ है, ठीक है। ये तो चेंज होने वाला चीज नहीं है क्योंकि एक्सपेंसेज है उसका, फिक्स नेचर का एक्सपेंसेज है, ठीक है। फिक्स नेचर का एक्सपेंसेज का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन और सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप सेल कितना भी करो या नहीं भी करो, फिक्स कॉस्ट उतना इनकट होगा ही होगा, ठीक है, कांस्टेंट इन नेचर है ये। तो ये तो आपको मालूम है पहले से ही कितना खर्चा होगा ही होगा। लेकिन कंट्रीब्यूशन जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। ज्यादा क्वांटिटी बेचिएगा तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, कम बेचिएगा तो कम कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हम कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा अर्न करें कि वो 1 लाख रुपए के बराबर हो जाए। समझ में आया बात? तो इसीलिए नीचे वाला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऊपर में भी हमने इसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन जब फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा तभी आपका ब्रेक इवन सेल्स होगा। समझ में आया बात? बाकी ऊपर वाला स्टेटमेंट मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन लॉजिकली गलत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट काम आएगा। इसी तरह से आपको सोचना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय भी, ठीक है, कि अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट इतना हो रहा है तो कितना कंट्रीब्यूशन ले आए कि वो ब्रेक इवन सेल्स के आसपास ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप समझिए कि ब्रेक इवन सेल्स किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको 2 फॉर्मूला बताया, एक फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है, और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कंट्रीब्यूशन जो है 2 चीज पे डिपेंडेंट है, सेल्स पे और वेरिएबल कॉस्ट पे। अगर ये दोनों चेंज होगा तो हमारा ब्रेक इवन सेल्स चेंज होगा। ये दोनों में अगर कोई भी एक चीज चेंज हुआ तो ब्रेक इवन सेल्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी चेंज करेगा, है? चाहे सेल्स चेंज करे चाहे वेरिएबल कॉस्ट चेंज करें हम, ठीक है, कुछ भी चेंज हो रहा है तो हमारा कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए आपका ब्रेक इवन सेल्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह पीवी रेशियो कैसे निकलता है? पीवी रेशियो कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन और सेल्स के रिलेशनशिप को ही बोलते हैं हम, ठीक है। यानी कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस में कुछ चेंजेज आया तो पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऊपर हम लोग समझ लिए कि कंट्रीब्यूशन सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कंट्रीब्यूशन चेंज कब करेगा? जब सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेज आया तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पीवी रेशियो भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी पीवी रेशियो में चेंजेज अगर आ रहा है तो ब्रेक इवन सेल्स में भी चेंजेज आएगा, ठीक है। ये आपको इंटर रिलेशनशिप समझना जरूरी है, इसलिए कि क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अच्छा सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया इसने, ठीक है, तो इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स भी इसका चेंज होगा। सेलिंग प्राइस बढ़ाएगा तो उसका इफेक्ट कंट्रीब्यूशन पे आएगा और कंट्रीब्यूशन पे अफेक्टेड हुआ तो ब्रेक इवन सेल्स भी अफेक्टेड होगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अगर चेंज होगा, मान लो क्वेश्चन में दिया है कि अगले साल मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ जाएगा, ठीक है, इस साल के कंपेयर में,
तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर चेंज होगा तो भी ब्रेक इवन सेल्स चेंज होगा। यानी ब्रेक इवन सेल्स आपके 4 फैक्टर पे डिपेंड हो गया, मेनली 3 ही फैक्टर अगर आप उसको बोले तो, ठीक है। मेन 3 फैक्टर है, पहला आपका सेल प्राइस, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और तीसरा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंजेस कीजिएगा तो कंट्रीब्यूशन के साथ साथ पीवी रेशियो में भी चेंजेस आएगा, क्योंकि ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अब हमारा अगर हम ये मान के चलें कि वेयर सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया है कि फिक्स्ड कॉस्ट को हमने इंक्रीज किया करंट ईयर में, पिछले साल के कंपेयर में। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गया, तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा तो ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपका ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो आपका ब्रेक इवन सेल्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपका कम होगा, घट गया, तो ब्रेक इवन सेल्स भी आपका कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। सिंपल सा बात है। हम 30,000 अभी लिखे थे फिक्स्ड कॉस्ट, अभी 30,000 लिखे थे, क्वेश्चन बनाए थे जो 30,000 को डिवाइड किए थे 10 रुपया से, कंट्रीब्यूशन 3,000 यूनिट आ रहा था। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट हम घटा 20,000 कर देते हैं, ठीक है, तो घट गया फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन तो नहीं चेंज होगा ना, क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट तो रिमेन अनचेंज है, इसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं कंट्रीब्यूशन में, तो ये तो 2,000 यूनिट होगा, तो ब्रेक इवन सेल्स घट गया। अगर वही फिक्स्ड कॉस्ट को हम बढ़ा देंगे तो ब्रेक इवन सेल्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, वेयर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड, अगर फिक्स्ड कॉस्ट को हम अनचेंज रखते हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है, तो इस केस में आपका मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस हमने बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा कि घटेगा? वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस बढ़ गया, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा कि घटेगा? कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर गया, तो अब ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा? ब्रेक इवन सेल्स कम हो जाएगा, घटेगा। बढ़ा रहे हैं, यहां 10 की जगह अगर 12 हो जाता है कंट्रीब्यूशन, 30,000 को 12 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ यूनिट तो कम ना हो जाएगा, है? अगर इसी सिचुएशन को रखते हैं सेम, खाली सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं तो कंट्रीब्यूशन के साथ ब्रेक इवन सेल्स बढ़ जाएगा। ओके, अगर सेलिंग प्राइस को अब हम कांस्टेंट रखते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को हम बढ़ा देते हैं, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दिए, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा? कम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा तो ब्रेक इवन सेल्स बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह सेलिंग प्राइस को अगर कांस्टेंट रखते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स आपका कम हो जाएगा। जब कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो पीवी रेशियो भी बढ़ेगा, यह भी हम लोग रिलेशन ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अगर पीवी रेशियो में इंक्रीज होगा तो ब्रेक इवन सेल्स कम हो जाएगा।
पीवी रेशियो कम होगा तो ब्रेक इवन सेल्स बढ़ जाएगा। तो वो भी आप साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि पीवी रेशियो अगर हमारा इंक्रीज हुआ तो ब्रेक इवन सेल्स कम, और पीवी रेशियो अगर डिक्रीज किया तो ब्रेक इवन सेल्स बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? लिखिए, तो ये हम लोग पढ़ लिए, ब्रेक इवन सेल्स का रिलेशनशिप समझ लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऐसा सेल्स जहां पर हमारा, तो एक एग्जांपल छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा सेलिंग प्राइस जो है ₹15 है, वेरिएबल कॉस्ट में आपको दिया हुआ है आपके पास क्वेश्चन में। डायरेक्ट मटेरियल दिया है ₹3 पर, डायरेक्ट लेबर दिया है ₹6 पर यूनिट, ठीक है। फिर दिया है आपको सेल्स कमीशन, ₹1 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट ₹20, calculate break even sales and PV ratio। दूसरा पॉइंट, if fixed cost increases by 10%, what is the impact on break-even sales? ब्रेक-इवन सेल्स पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरा, if cost increases by ₹1 पर यूनिट, ठीक है,
impact on break-even sales. Impact on break-even sales. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसका आंसर हम लोग बनाएंगे। आइए, प्राइस 15 रुपया है। वेरिएबल कॉस्ट आपको देखिए, कोई भी खर्च है जब पर यूनिट में होता है तो वो वेरिएबल होता है, जो पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं। मटेरियल 3 रुपया पर यूनिट लिखता है, डायरेक्ट लेबर भी 6 रुपया पर यूनिट लिखा हुआ है, और सेलिंग कमीशन भी 1 रुपया पर यूनिट है। ये पर यूनिट के हिसाब से ये सारे एक्सपेंसेस हैं, यानी हर एक यूनिट में ये बढ़ते जाएंगे इसी हिसाब से। ठीक है, तो ये तीनों आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट हुआ। हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कंसिडर करते हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। तो सेलिंग प्राइस तो 15 रुपये लिखेंगे, मटेरियल 3 रुपया, डायरेक्ट लेबर 6 रुपीज, और सेल्स कमीशन हम लोग ले लेंगे 1 रुपया। ठीक है, टोटल 10 रुपया आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 5 रुपया आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। चलो साथ में लिखते जाओ। ठीक है, 5 रुपया कंट्रीब्यूशन निकल गया पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 5 रुपया निकल गया। अब आपको निकालने बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कि ब्रेक इवन सेल्स बताइए और पीवी रेशियो बताइए। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन सेल्स फर्स्ट पार्ट में ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट है आपके पास 20,000 रुपया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 5 रुपया, तो 4,000 यूनिट। ठीक है, 4,000 यूनिट आपका जो है ब्रेक इवन सेल्स होगा। ठीक है, दूसरा चीज इसमें आप निकालिए, पीवी रेशियो बोल रहा है निकालने। पीवी रेशियो कैसे निकलता है ना, पीवी रेशियो निकालिए। चलिए पीवी रेशियो निकालिए। पीवी रेशियो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना निकाले हैं, है ना। कंट्रीब्यूशन 5 रुपया और सेलिंग प्राइस 15 रुपया है। 5 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, 5/15 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 33.33%। ठीक है, तो पीवी रेशियो निकल गया 33.33%। अब सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का आंसर देखें। सेकंड पार्ट में बोलता है 10%। ठीक है, तो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लीजिए। चलिए, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट पहले से था हमारे पास 20,000, उसको 10% बढ़ाइए। ठीक है, तो 20,000 प्लस 10% इक्वल टू 22,000। ठीक है, तो अब 22,000 हो गया। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा है तो इसका फर्क कोई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या ब्रेक इवन पीवी रेशियो पे आएगा क्या। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने से हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे कोई असर पड़ता है क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे जो है वो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट से अफेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगा फिर से फिक्स्ड कॉस्ट 22,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो पहले था, यानी 5 रुपया। ठीक है, तो ये आप 22,000 को डिवाइड कर दीजिए 5 रुपया से,
तो 4,400 यूनिट, 4,400 यूनिट, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब इसका अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं ब्रेक इवन सेल्स जो है ना आप वैल्यू में बताइए, वैल्यू में यानी रुपये हो गया, वैल्यू जब लिखा रहेगा यानी ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू यानी रुपये में निकालना आपको। तो अगर ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू बोलेगा तो आपको क्या करना होगा, दो तरीका मैंने आपको बताया, पहले यूनिट से निकाल करके सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या डायरेक्ट पीवी रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। वर्किंग में अगर कोई गड़बड़ नहीं करोगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वैल्यू में अगर बोलेगा तो हम उस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या यहाँ, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन ब्रेक इवन सेल्स। पहले जब हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 था तो ब्रेक इवन सेल्स कितना था, 4,000 यूनिट। अभी कितना हो गया, तो इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या हुआ, ब्रेक इवन सेल्स बढ़ा के घट गया, बढ़ गया। तो यहां लिखेंगे ब्रेक इवन सेल्स इंक्रीजेज बाय 400 यूनिट। इम्पैक्ट पूछने का जब भी आपको इम्पैक्ट पूछेगा, ठीक है, तो आपको नया निकाल के पुराना से कंपेयर करना है। नया मतलब आफ्टर चेंज, पुराना मतलब जो एग्जिस्ट था, एग्जिस्टेड जो एग्जिस्ट कर रहा था, पुराना हमारा प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल जो था, ठीक है। दोनों या किसी भी आइटम में कोई भी इम्पैक्ट जब भी पूछेगा, इम्पैक्ट का मतलब ये होता है चेंज बताना आपको, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट में बोलता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज कर गया 1 रुपया पर यूनिट से। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर 1 रुपया बढ़ जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी तो इसका इम्पैक्ट होगा, है ना। तो चलिए हमको क्या करना होगा कि अगर चूंकि ये वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा रहा है यानी डायरेक्ट मटेरियल बढ़ा रहा है तो हमको न्यू कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब पहले हम लोग सेलिंग प्राइस तो वही रह जाएगा जो था 15 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेज आ गया, डायरेक्ट मटेरियल 1 रुपया बढ़ गया, पहले कितना था डायरेक्ट मटेरियल 3 रुपया, 1 रुपया ऐड कर देंगे तो अब वो बन जाएगा 4 रुपया, डायरेक्ट लेबर 6 रुपया पहले रहेगा, ठीक, और सेलिंग कमीशन 1 रुपया था, ठीक है। सेलिंग कमीशन 1 रुपया, तो 6, 4, 10 और 1, 11 कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपया, ठीक है, 4 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो अब फिर से आप निकालिए ब्रेक इवन सेल्स, क्योंकि फिर से इम्पैक्ट पूछ रहा है ब्रेक इवन सेल्स में। तो अब जब थर्ड पार्ट में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा वही लेंगे जो प्रेजेंट में था यानी 20,000, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हम वही लेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 4, यानी 5,000 यूनिट हो गया ब्रेक इवन सेल्स। तो कंपेयर अब हम प्रेजेंट से करेंगे, प्रेजेंट में ब्रेक इवन सेल्स कितना था 4,000, अभी कितना हो गया 5,000, यानी 1,000 बढ़ गया। इंक्रीज इन ब्रेक इवन सेल्स बाय 1,000 यूनिट। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगा ये हम लोग समझ लिए, वर्किंग समझ लिए, ठीक है, उसका रिलेशनशिप समझ लिए सारा, ठीक है। अब हम लोग जो है एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दूसरा टॉपिक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ब्रेक इवन सेल से रिलेटेड टर्म है,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग एमओएस बोलते हैं। तो एमओएस जो है आपका ब्रेक इवन सेल से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको थ्योरी हम लोग बाद में समझ लेंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल कर लेते हैं। आइए, फिर इसका रिलेशनशिप हम समझ लेंगे। ठीक है, बाकी सारी थ्योरी उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। सेलिंग प्राइस ₹20। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ₹515। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आपका सपोज ₹20। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर सेल्स लेवल for sales level 4000 यूनिट। और 4500 यूनिट। ये दो अलग अलग सेल्स लेवल पे आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, आइए देखिए, हम जैसे बना रहे हैं आप लोग अभी पहले देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। एकदम इजी है, कुछ है नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप मत, हम ये बना रहे हैं पहला 4000 यूनिट के लिए, फिर बना रहे हैं 4500 यूनिट के लिए। थर्ड वाला कॉलम बाद में समझेंगे कि इसमें क्या करना है, पहले ये दो समझ लेते हैं। ठीक है, सेल्स सबसे पहले, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस आपका कितना है? ₹20। तो 4000 यूनिट का कितना हो जाएगा? ठीक है, 4000 यूनिट का कितना हो जाएगा? 80000। ठीक है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हमारा एक यूनिट का कितना है? ₹15। 4000 60,000। तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कि पर यूनिट तो ₹5 आएगा, और टोटल में यहाँ 20,000 निकल गया। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 है। तो प्रॉफिट कितना आएगा? अगर हम 4000 यूनिट बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा, यानी हमारा 4000 यूनिट ब्रेक इवन सेल्स को बता रहा है, क्योंकि 4000 यूनिट जिस लेवल पे हमारा प्रॉफिट नील होता है उसी को बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, अब आइए 4500 यूनिट का इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, 4500 यूनिट का कितना हो जाएगा? 90,000। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4500 मल्टीप्लाइड बाय 15, 67,500। ठीक है, फिर भाग कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 22,500। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट तो इसी रहेगा ना, फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं ना चेंज होगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज होता नहीं है, तो 2500 आ गया आपका क्या? प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए कि आपका 500 यूनिट एडिशनल हमने बेचा है। यहाँ यूनिट में कितना डिफरेंस है? 500। ठीक है, तो 4000 यूनिट तक तो प्रॉफिट नहीं था, लेकिन 4000 से ऊपर जब सेल किए तो प्रॉफिट बन गया आपका। 4000 यूनिट से ऊपर जब सेल हुआ तो प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है। यानी ब्रेक इवन सेल से ऊपर जब सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है। ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स जो था वो 4000 यूनिट था, उसके ऊपर सेल किए तो प्रॉफिट हुआ। कितना एडिशनल यूनिट बेचे हम ब्रेक इवन सेल से? 500 यूनिट। दिस 500 यूनिट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये 500 यूनिट को हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स। यानी टोटल सेल्स जब ब्रेक इवन सेल्स से ज्यादा होगा तो उस सेल्स को हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम उसी को बोलते हैं। एडिशनल सेल्स जो होता है ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो 500 यूनिट हमने एक्स्ट्रा सेल किया। ठीक है,
अब हम 500 यूनिट, हम ब्रेक इवन सेल्स जब आपको बता रहे थे तो ब्रेक इवन सेल्स में हमने बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट पे सारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाता है, उसके बाद आपका फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा। अगर हम सिंपली उसी लॉजिक को यहां पर हम यूज करते हैं कि अब हम 500 यूनिट का अलग से स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, केवल 500 यूनिट का जो एडिशनल यूनिट सेल हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, हम 500 यूनिट का अलग से बना रहे हैं, ठीक है। 500 यूनिट का सेल वैल्यू कितना, 20 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपया, ठीक है। 500 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना, 15 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपीज, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, 2500। यहां फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं माइनस होगा, इसलिए क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने 4,000 यूनिट पे ही सारा रिकवर कर लिया, उसके बाद जो भी यूनिट आ रहा है एडिशनल उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट नहीं घटाना है हमको, ठीक है, यानी हमारा 2500 रुपया प्रॉफिट। तो ये वही प्रॉफिट है जो यहां हम देख रहे हैं। यहां हमने टोटल 4,500 यूनिट का बनाया था, यहां पर हमने केवल 500 यूनिट का बनाया, यानी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वांटिटी था उसका इनकम स्टेटमेंट बना लिया, ठीक है। तो आपका जो निकल गया 2500 रुपया आ गया, सॉरी प्रॉफिट। वो क्या था, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन आया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन कितना आया, 2500, वही आपका प्रॉफिट, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन निकाले हम, ठीक है, वही आपका प्रॉफिट होगा और हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा इसी तरह होता है, हर क्वेश्चन में हम इस चीज को कर सकते हैं प्रूफ, ठीक है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन होगा इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ में आ गया, एकदम इजी चीज है। ब्रेक इवन सेल से रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स हुआ जहां पर प्रॉफिट नहीं होना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब हम ब्रेक इवन सेल से ऊपर सेल करते हैं तो जो एडिशनल सेल हो रहा है उसी को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है, चाहे वो क्वांटिटी में निकाल लीजिए चाहे रुपए में निकालिए, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन होगा, एडिशनल कंट्रीब्यूशन ओवर एंड अबव ब्रेक इवन सेल्स इज नोन एज प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका हमेशा वही होगा, ठीक है, वो आपका चेंज कभी नहीं करेगा। किसी भी क्वेश्चन में आप इसको कर लीजिए अपना समझने के लिए एनालिसिस कि हाँ हमको इस तरह देखते हैं होता है कि नहीं। ओके, समझ में आया बात। अब आप ये पहले एग्जांपल लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये अभी हम लोग पूरा लिख लेंगे, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये मार्जिन का कंट्रीब्यूशन था वही आपका प्रॉफिट होगा। ये सारा थ्योरी हम लिख लेंगे, अभी पूरा का पूरा जो मैंने आपको बोला सारा लिख देंगे, ठीक है। पहले ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये सारा रिलेशनशिप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया।
हो गया? इसलिए हो गया? चलो, तो अब हम लोग जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स यहां पर कितना था हमारा इस एग्जांपल में? टोटल सेल्स कितना था हमारा? 90,000। ये हमारा ब्रेक इवन सेल्स वाला है पॉइंट। 4,500 हमारा टोटल सेल्स। टोटल सेल हमने इतना किया 4500 के हिसाब से अगर देखें तो ब्रेक इवन सेल्स 4,000 यूनिट था, तो टोटल सेल्स 90,000 माइनस 80,000। तो इस एग्जाम्पल में हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? तो 10,000 है। ठीक है, 90,000 माइनस 80,000 कर दिए, 10,000 आ गया। तो या आप क्वांटिटी में निकालिए चाहे रुपये में निकालिए, जैसे आपको इजी लगता है। वो क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कोई बोल देगा कि नहीं रुपये में ही बताओ, तो रुपये में कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये हमेशा सेल्स बियॉन्ड, यानी सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ही प्रॉफिट होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकाले? 500 यूनिट यानी 10,000 रुपया। उसी में से ना 2500 रुपया प्रॉफिट निकला। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कैसे निकला? प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। कंट्रीब्यूशन जो है सेफ्टी वही प्रॉफिट है। ये हम लोग समझ लिए एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, कि जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन निकलेगा वही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? काफी, यानी कंट्रीब्यूशन है। तो भी तो ना, बस ब्रेक के ऊपर वाले सेल्स को सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो सेल ही तो है वो। ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर वाले सेल्स को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है तो सेल ही। ठीक है, यानी हम अगर पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा ना। है, ये ध्यान रखना होगा कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां रुपये में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर हम पीवी रेशियो से निकालेंगे तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपये में होना चाहिए। दूसरा तरीका ये भी है भाई कि प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में ले लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, हमको कंट्रीब्यूशन निकालने से मतलब है कि हम क्वांटिटी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी लें, ठीक है, या रुपये में लें, आंसर तो सेम ही आना है। यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में लेंगे हम, तो उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यानी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का दो फॉर्मूला बन जाएगा। पहला, अगर हम रुपये के हिसाब से निकाले कि नहीं रुपये में कितना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो ये बन गया आपका प्रॉफिट अपॉन डेविएशन। इससे आप देखिए इसको कोरिलेट करके, है ना, प्रॉफिट से इसको डिवाइड कर देंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपये में निकल जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर यूनिट में निकालना है तो हम कर सकते हैं प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे आप देख लीजिए इसको कोरिलेट करके। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, क्लियर? अब हम ऊपर लिखे थे हम लोग इस तरह से, स्टेटमेंट को देखिएगा जरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये लिखे थे ना। टोटल सेल्स इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स। हो सकता है ये, हाँ? लिख सकते हैं ना हम लोग इसको इस तरह से कि अगर टोटल सेल्स में ब्रेक इवन सेल्स माइनस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है, यानी टोटल सेल यानी दोनों को ऐड कर देंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स को, तो टोटल सेल निकल जाएगा ना, है? तो अगर मान लो टोटल सेल्स में क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरह से कि भाई टोटल सेल्स मेरा 50 लाख है, मार्जिन सेफ्टी जो है ना टोटल सेल्स का 40% है, 40% ऑफ टोटल सेल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन सेल्स जो है वो आपका 60% हो गया टोटल सेल्स का। क्या? तो सिंपल है एकदम, क्योंकि दोनों मिलाकर टोटल सेल बन रहा है। अगर ये 40% है, ठीक है, तो ये 60% होगा, दोनों मिलाकर 100% है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 40% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेंगे, यानी ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा 100% ऑफ, ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगा आपका
60% ऑफ टोटल सेल्स, 50 लाख का 60% निकाल लेंगे, ब्रेक इवन सेल निकल जाएगा। क्या? तो ये आपको इस तरह से रिलेशनशिप सारा हम लोग समझ लिए लगभग, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन पहले बनाएंगे, जितना भी नोट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है 30-40 क्वेश्चन, ठीक है, पहले सॉल्व कर लेंगे अच्छा से 30-40 क्वेश्चन, फिर आगे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। जो जो बीच बीच में आएगा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो उसी समय हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। ये सारा रिलेशनशिप के शुरू का क्वेश्चन जो है ये सारा रिलेशनशिप पे है, ठीक है, जो कि आपको समझना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं और फिर हम लोग जो है आगे बुक्स इन नोट्स से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल एक पहले कर लेते हैं हम लोग फटाफट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन given for sales level of 10,000 units. Direct material ₹2, ये यूनिट दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर ₹1, ठीक है। चार्जेबल एक्सपेंसेस ₹2, सेलिंग कमीशन आपका ₹1, ठीक है। फिक्स्ड ₹3, ये आपका दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट आ गया उसका 2, 2, 4, 6, 3, 9। सेलिंग प्राइस ₹15, 15 रुपये सेलिंग प्राइस। फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक इन वैल्यू एंड दूसरा, if sales is more than 20% above, sales is more than हटा देते हैं। हटना भाई, इसको नहीं लिखिएगा मोर देन का।
If sales is 20% above break-even sales, what will be margin of safety in rupee and quantity? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बताना है रुपी एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सारा अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। आपको दिया हुआ है ये डिटेल 10,000 यूनिट सेल्स लेवल 10,000 यूनिट के हिसाब से ये डिटेल दिया हुआ आपको सारा। ठीक है, 10,000 यूनिट अगर बेचता है तो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 2 रुपया है, आपका डायरेक्ट लेबर 1 रुपया है, चार्जेबल एक्सपेंसेस 2 रुपया है और सेलिंग कमीशन 1 रुपया है। ठीक है, पर यूनिट। और फिक्स्ड ओवरहेड आपको अलग से दिया हुआ 3 रुपया पर यूनिट। यहां पर मेन जो आपको जो समझना है बेसिकली कि फिक्स्ड ओवरहेड हमारा कैसे निकलेगा। ठीक है, ये 3 रुपया दिया हुआ है आपको 1 यूनिट का। कब? जब वो 10,000 यूनिट बेचता है तो 3 रुपया पर यूनिट है। और बाकी जो खर्चे हैं ये सारे ये तो है वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे, क्योंकि ये पर यूनिट में दिया हुआ आपको। लेकिन अभी आपको ये पर यूनिट में ये है तो फिक्स्ड ना, वो तो 10,000 यूनिट के हिसाब से 3 रुपया पर यूनिट पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको इसका टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग टोटल वैल्यू? आपको हर बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा इस तरह से इंफॉर्मेशन। तो आपको देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किस लेवल ऑफ के लिए दिया हुआ इंफॉर्मेशन, किस बजट, कितने बजट लेवल का आपको क्वांटिटी का डिटेल है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 10,000 यूनिट के लिए, 10,000 यूनिट का ये डिटेल दिया हुआ है और उसके हिसाब से ये 3 रुपया फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रहा है आपका। ठीक है, पर यूनिट। तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होगा वो 3 रुपया 1 यूनिट का है, तो 10,000 यूनिट का कितना होगा? 30,000। ठीक है, तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया रहेगा कि फिक्स्ड ओवरहेड भी पर यूनिट में दिया हुआ है, लेकिन दिया रहेगा किस लेवल ऑफ यूनिट के लिए वो 3 रुपया है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो कभी चेंज नहीं करता है, वो टोटल में हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, टोटल में कभी नहीं वैरी करता है। ठीक है, तो वो 30,000 रुपया ही है टोटल में, चूंकि 10,000 यूनिट के लिए हम निकाले हैं। अरे यार ये क्या हो गया भाई, लाइन चल गया क्या? ठीक है, क्योंकि चूंकि हम 10,000 यूनिट के लिए निकाले हैं इसलिए वो 3 रुपया है। क्लियर? तो ये आपको जो है ध्यान में रखना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये चीज मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड हमारा 30,000 रुपया होगा। उसके बाद आप निकालिए ब्रेक इवन सेल्स, निकालिए ब्रेक इवन सेल्स तो निकल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले निकालिए। ठीक है, और फिर पीवी रेशियो निकाल लीजिए। ये 2 चीज निकाल लीजिए। आपको आंसर चूंकि वैल्यू में भी पूछा है और क्वांटिटी में भी पूछा है। ठीक है, तो दोनों आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालने के लिए हम लोग उसी तरह कर लेंगे।
आंसर निकालना है तो पहले आपको सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 15 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट लिखिए जो जो दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, है ना, डायरेक्ट मटेरियल लिखिए, डायरेक्ट लेबर लिखिए, चार्जेबल एक्सपेंसेस लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपया, डायरेक्ट लेबर 1 रुपया, चार्जेबल एक्सपेंसेस 2 रुपया, सेलिंग कमीशन, डायरेक्ट लेबर 1 रुपया, ठीक है। चार्जेबल एक्सपेंसेस कितना था, 2 रुपया। चार्जेबल एक्सपेंसेस लिखिए 2 रुपया और सेलिंग कमीशन 1 रुपया। तो आपका कितना हो गया, 6 रुपया। तो 6 रुपया तो टोटल आ गया 9 रुपीज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 9 रुपीज आ गया। अब आप निकाल लीजिए ब्रेक इवन सेल्स, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको क्वांटिटी में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन यूनिट से डिवाइड करना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे पहले। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे हम, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 30,000 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट आपका निकल गया 30,000 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 9, 3,333.33 आ गया आपका। तो पॉइंट में तो होगा नहीं यूनिट कभी भी, 3,333, ठीक है। तो ये आपका चल गया ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में। अगर आपको वैल्यू में निकालना है तो आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं। ये जो यूनिट निकला उसको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप पीवी रेशियो से अगर निकालना चाहते हैं तो पीवी रेशियो निकालिए, फिर उसको फिक्स्ड कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कीजिए, जैसे आपको इजी लगता है। तो हम लोग पहले पीवी रेशियो निकाल ही लेते हैं, ठीक है। पीवी रेशियो हो जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये 60% आ गया पीवी रेशियो। तब आपका ब्रेक इवन सेल्स रुपये में निकल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है आपका कितना, 30,000, पीवी रेशियो 60%, तो 60% से इसको डिवाइड कीजिएगा 30,000 को, तो 50,000 आ गया आपका। 50,000 आ गया आपका सेल्स, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन सेल्स निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, कि अगर सेल्स 20% ज्यादा करते हैं हम ब्रेक इवन सेल से, ठीक है, तो क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रुपये में और क्वांटिटी में, दोनों में आपको बताना है, ठीक है, रुपये में और क्वांटिटी में। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट, टोटल सेल्स जो है आपका, टोटल सेल्स 20% अबव ब्रेक इवन सेल्स बोलता है। तो टोटल सेल कितना होगा ये निकाल लीजिए। 50,000 हमारा ब्रेक इवन सेल्स प्लस रुपये में हम लेके चल रहे हैं, 20% कर दें, 50,000 का ऐड, 60,000 हो जाएगा आपका टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स 60,000 हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन सेल से 20% ऊपर बोल रहा हो, तो ब्रेक इवन सेल 50,000, उसका 20% ऐड करके हो 60,000।
ठीक है। तो अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया रुपये में? रुपये में निकाल लेंगे टोटल सेल्स 50,000, तो ये आपका आ गया 10,000 रुपया। ठीक है, तो 10,000 रुपया आपका आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसका क्वांटिटी में अगर निकालना है तो आप क्वांटिटी में भी निकाल सकते हो। दो तरीका है, एकदम कॉमन सेंस है, बहुत जगह ना कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, खाली फॉर्मूला पे ध्यान नहीं रखना है। 10,000 रुपया निकल गया है, तो सेल ही ना, ये है क्या, सेल ही ना है। तो अगर इस 10,000 रुपया सेल्स को हम सेल प्राइस से डिवाइड कर दें तो यूनिट पता चलेगा इसका है। 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस तो मालूम है ना हमको 15 रुपया, तो 10,000 रुपया भी तो सेल ही निकला है ना। ठीक है, तो हमको यूनिट इसका पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे ना सिंपली कि अगर हमको यूनिट में निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो निकला कर देंगे सेल प्राइस पर यूनिट से, तो निकल जाएगा ना 10,000 डिवाइडेड बाय 15 रुपया, क्वांटिटी निकल जाएगा। तो 666,667 यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अगर हमको प्रॉफिट बोल रहा है निकालने के लिए इसी कोस्ट पार्ट में, है ना, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अभी फॉर्मूला में बताए थे आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वही प्रॉफिट है। ठीक है, हमने 10,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला रुपये में, उसको पीवी रेशियो से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, है निकल जाएगा ना। पीछे क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग अभी, तो 10,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी था रुपये में, उसका पीवी रेशियो कितना है 60%, यानी 6,000 रुपया प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको यूनिट से निकालना है, आपको बोलता है नहीं यूनिट वाला फॉर्मूला से हम निकाल ले भाई, तो आप मल्टीप्लाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से प्रॉफिट निकालने के लिए हमने निकाला 667, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 9 रुपीज, तो 667 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, ये भी 6,000 रुपया आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, थोड़ा बस अंतर यही है। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है। 6,003 आ रहा है तो 6,000 ही मानेंगे इसको हम। ठीक है, तो प्रॉफिट हम इस तरह से निकाल लेंगे डायरेक्ट, नहीं तो आपको लगता है कि नहीं इनकम स्टेटमेंट पूरा बना लें हम, तो आप पूरा इनकम स्टेटमेंट बना करके भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है नोट्स से करते हैं ये। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे डायरेक्ट, हमारा जो नोट्स है उससे बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, चलिए।